नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आरआई, पटवारी और सहकारी विभाग से कुछ वैकेंसीज आने वाली है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ तक कि सीजीपीएससी प्री को भी ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला चलाई जा रही है। आगे बढ़ने से पहले उड़ान ऐस अकेडमी के द्वारा एक नई बैच संचालित की जा रही है, उसकी जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, उड़ान ऐस अकेडमी के द्वारा नई बैच जो संचालित की जा रही है वो है प्री प्लस मेंस, जो होगी हेड ऑफिस में 4 तारीख से। 4 तारीख मतलब 4 सितंबर से। और दूसरा जो बैच है सिटी प्लाजा ब्रांच, जो आगामी होने वाले सीजीपीएससी प्री और व्यापम को ध्यान में रखते हुए संचालित की जाएगी, जो दोपहर की बैच होगी, दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक। ये ध्यान रखिएगा, सिटी प्लाजा में होगी। और दूसरा जो बैच है हमारे हेड ऑफिस में होगी, रजबंधा मैदान में। ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। इसके अलावा आप याद रखिएगा, जो भी आपसे हम पढ़ाते हैं क्लास में, वो सारा का सारा जो मटेरियल होता है वो भी आप तक पहुंच जाएगा। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? क्या लिखा हुआ है? असत्य बताना है हमको। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ब्रिटिश सेना की हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा की अगर मैं बात करूं तो 1775 से लेकर 1782 तक 7 वर्षों तक चलता है। इस कारण इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। अब पहला ये है कि मराठा वर्सेस क्या हुआ था? ब्रिटिश। और उसमें मराठा जीते थे और ब्रिटिश हारे थे। इसका मतलब तो सही है, 4 संधि होती है। सूरत, पुरंदर, बड़गांव, सालबाई, 4 संधि होती है, ये सही है। फिर क्या? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन बड़गांव युद्ध की संधि से हुई थी। अब आंग्ल मैसूर युद्ध वो भी दूसरा, तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 80 से लेकर 84 तक होता है। लेकिन यहां पर जो होने वाली संधि है वो होती है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो बड़गांव की संधि लिखा है वो नहीं है। बड़गांव की संधि से जो रिलेशन है वो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। तो पहला वाला पॉइंट सही है, सेकंड वाला क्या हो गया? गलत हो गया। फिर देखते हैं, तीसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। हैदर अली की मृत्यु दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान थी। बिल्कुल सही है। जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था 1780 से 84, इसी दौरान जो है 1782 में हैदर अली मारे जाते हैं और इनका स्थान लेते हैं इनके पुत्र टीपू सुल्तान। अगला लिखा हुआ है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। बिल्कुल सही है। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790 से लेकर 92 तक हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान चारों ओर से घिर गए थे और इन्हें श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी मार्च 1792 में, जिसके आधार पर इनको 3 करोड़ रुपए की युद्ध क्षतिपूर्ति देनी पड़ी और आधा राज्य भी देना पड़ा। ये तो यहां पर 3 जो है एकदम सत्य है। गलत है कौन सा? बी। तो हमको गलत कथन ही बताना था, बाकी सबके सब सही है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या? सूची 1 को सूची 2 से क्या मिलान करना और सही उत्तर का चयन करना है। लॉर्ड क्लाइव की अगर हम बात करें तो दोहरी सरकार को हम बोलते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन, तो द्वैध शासन जो है वो कहां पर इन्होंने अप्लाई किया था? बंगाल में। जैसे ही बंगाल विजय होता है, बक्सर के विजय के बाद बंगाल पर दोहरी शासन लगाई जाती है या द्वैध शासन लगाया जाता है, जो 7 वर्षों तक के लिए रहेगा, 1765 से लेकर 72 तक। जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आते हैं और उसको क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो मुझे चाहिए ए का 4, तो ए में 4 कहां कहां दिख रहा है? 2 में दिख रहा है, मतलब ये 2 तो गलत होगा ही होगा। फिर देखते हैं वेलेस्ली। वेलेस्ली जो है सहायक संधि, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये जो है सबसे पहला होता है हैदराबाद, फिर होता है मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा। ऐसा करके याद कर सकते हो आप। HMTAP जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ये हो गया। फिर डलहौजी के समय देखते हैं व्यवगत सिद्धांत। तो व्यवगत सिद्धांत में क्या है? हड़प नीति इसको बोलते हैं। सबसे पहले आता है क्या? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ये सब होते हैं। ये आप याद कर सकते हैं। फिर कर्जन के समय क्या होता है? कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय आयोग होता है। इसकी स्थापना 1904 के आसपास में होती। तो ये मैच कर गया। तो हमें चाहिए ए का 4 चाहिए, बी का 1 चाहिए। तो बी में 1 कहां दिख रहा है? यही दिख रहा है, तो यही सत्य हो गया। बाकी मिलान की भी जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न थोड़े से आसान हो जाते हैं। अगर आपको 2 पता है तो
आप 2 या 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो बच गया वही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न अगर देखते हैं तो अगला प्रश्न लिखा है मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किन संगठनों की स्थापना की? मदन मोहन मालवीय का नाम जुड़ता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से और हिंदू महासभा से। बाकी प्रज्ञा हिंदू समाज और भारत धर्म महामंडल इससे संबंधित नहीं थे। तो देखिएगा दोनों कहाँ मिल रहे हैं, 1 और 3 आपके ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहे हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश फ्रेंच युद्ध में, ब्रिटिश फ्रेंच युद्ध में, तो ये ब्रिटिश फ्रेंच युद्ध को आप याद रखिएगा, भारत में से कर्नाटक युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। टोटल कितने कर्नाटक युद्ध होते हैं, तो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। सबका समय होता है 1746 से 48, 1748, 1748 से 54 और 1756 से लेकर 63। अब यहाँ भी देखते हैं आप 7 वर्ष तक चल रहा है, तो 7 वर्षों में होने वाला ये संघर्ष है, यहाँ भी इसको सप्तवर्षीय बोला जाता है। फिर देखते हैं क्या फ्रांसीसी विफलता का कारण पूछा है यहाँ पर पूछा गया है क्या फ्रांसीसी विफलता का कारण, तो बहुत सारे कारण थे। जैसे कि पहला यहाँ पर लिखा हुआ फ्रांसीसी कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था, बिल्कुल नियंत्रण था, इस कारण ये खुलकर व्यापार नहीं कर पाए, खुलकर निर्णय नहीं ले पाए कंपनी के लोग। फ्रांसीसी नौसेना शक्ति ब्रिटिशों की तुलना में क्या थी, कमजोर थी, बिल्कुल ऐसा हुआ, तभी तो ये हार गए। फिर अंग्रेजों की तुलना में फ्रेंच का इतना मजबूत केंद्र नहीं था, ये भी सही। तो नीचे दिए गए में क्या चुनना है, सही विकल्प चुनना है। तो अभी तक सबके सब सही है, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भैरवल की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। अगर बात करें भैरवल की संधि, तो भैरवल की संधि के बारे में एक चीज समझिएगा, ये जब आंग्ल सिख युद्ध होता है, आंग्ल सिख युद्ध कब होता है प्रथम, तो 45 से स्टार्ट होकर 46 तक चलेगा। तो यहाँ पर 2 संधि होती है, एक होता है मार्च के अराउंड, मार्च 1846 में, इसको बोलते हैं लाहौर की संधि, और दूसरा होता है दिसंबर के आसपास, दिसंबर 1846, यहां पर होता है भैरवल की संधि, भैरवल की संधि। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो है लाहौर वाला, तो लाहौर में ये होता है कि सिख जब युद्ध हार जाते हैं तो उन पर 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध क्षतिपूर्ति लगाया जाता है, जिसको वो 50 लाख रुपए तो कैश दे देते हैं और 1 लाख रुपए के एवज में कश्मीर प्रांत अंग्रेजों को सौंप देते हैं, जिन्हें अंग्रेज वापस से गुलाब सिंह को बेच देते हैं। अब यहाँ पर ये है कि भैरवल की संधि क्यों हुई, तो अंग्रेजों के द्वारा आरोप लगाया गया रानी जिंदल और लाल सिंह पर कि आप क्या कर रहे हैं, कश्मीर में विद्रोह करा रहे हैं। फिर यहाँ पर अंग्रेज आते हैं एक्शन में और रानी जिंदल और लाल सिंह से वापस से संधि करते हैं और भैरवल की संधि। इसके तहत क्या क्या कार्य किए जाते हैं ये देखिएगा। हाँ, इस पर 46 पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ देखते हैं रानी जिंदल को रेजिमेंट के रूप में हटा दिया गया, रेजिडेंट के रूप में हटा दिया गया और 1.5 लाख के पेंशन के पर कहाँ भेज दिया जाता है, बनारस भेज दिया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। इनसे पूरा संरक्षण का अधिकार छीन लिया जाएगा। संरक्षण के लिए क्या होगा, सिख सरदारों का समूह होगा जो पंजाब के प्रशासन का दायित्व निभाएंगे। यहाँ रानी जिंदल और लाल सिंह को हटा दिया जाएगा। फिर सिख सदस्यों की एक परिषद बनाई जाएगी, बिल्कुल जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, सत्य है। तो सही विकल्प चुनना है, तो सही कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कहां से लिखा हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है आपका सही है, बताना है। इसमें बोला गया है इसने नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की जिसमें 6 सदस्य शामिल थे, बिल्कुल सही है। नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बीओसी। और पहले ही 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी निर्माण कर दिया जाता है, सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी और बीओसी। पहला सत्य है। दूसरा देखते हैं गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों को हटाकर 4 से 3 कर दिया गया था, ये भी सही है। निवेशकों की अदालत को नौकरी की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। फिर भारत के स्थान पर ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा। तो ये सब के सब क्या है, सत्य है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 सब के सब क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कुछ संगठन लिखा है, संस्थान लिखा है और उसकी स्थापना का वर्ष लिखा हुआ है। तो एक तरफ लिखा है क्या आत्मीय सभा, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। एक तरफ लिखा हुआ है क्या स्थापना वर्ष। अब तो आपको बताना है कौन सा सही है या स्थापित हुआ है। तो अगर आत्मीय सभा की बात करें, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की जाती है। कब की जाती है, तो 1815 में सबसे पहला स्थापित संस्था। फिर रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया जाएगा 1897 में।
उसके बाद प्रार्थना समाज जो है ये भी सही है, एकदम करेक्ट मैच कर रहा है, और आर्य समाज भी करेक्ट मैच कर रहा है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी जो है सरस्वती जी ने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने, और यहाँ प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। अब अगर बात करें आगे, आगे भी क्या लिखा हुआ है, कुछ पुस्तक के नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ क्या लिखा हुआ है, लेखक लिखा हुआ है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको बताना है कि एक तरफ पुस्तक लिखा हो, दूसरे तरफ राइटर, तो आपको बताना है जैसे दयानंद सरस्वती जी का है सत्यार्थ प्रकाश, तो बिल्कुल ये सही मैच कर रहा है। देखो तो ए में 1 कहाँ दिख रहा है, केवल एक में दिख रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे गीता रहस्य, गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक से ही संबंधित है। एजेस ऑन गीता ये अरविंदो घोष की रचना है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना। तो ये तो स्पेशली याद करके रखिएगा अभी, है ना। इसको इंडिपेंडेंट मतलब इंडिविजुअल भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन स्ट्रगल जो है किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था। श्रावस्ती से राजगृह, श्रावस्ती से प्रतिष्ठान, तक्षशिला से पाटलिपुत्र, फिर उसके बाद लिखा है कौशाम्बी से ताम्रलिप्ति। तो सबसे लंबा जो व्यापारिक मार्ग है ये मौर्यकालीन मार्ग हुआ करता था, मौर्य काल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इस मार्ग का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही करवाया गया है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित मार्ग को पाटलिपुत्र से पेशावर तक भी बताया जाता है, पेशावर तक भी क्या है बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर तक्षशिला बोला गया है तो तक्षशिला ले सकते हैं आप आंसर। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हुआ करता था कहाँ, मौर्य काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित अभिलेखों में किससे गुप्त वंश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो यदि आप पढ़ते हैं हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में, तो प्रयाग प्रशस्ति में भी, अब प्रयाग प्रशस्ति ये मत सोचेगा हरिसेन ने लिखा है, एक्चुअली में ये जो अभिलेख है ना, ये मौर्य काल से संबंधित है। अशोक का कौशंबी अभिलेख के आगे चलकर क्या बनता है, प्रयाग प्रशस्ति बनता है। तो इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त का भीतर अभिलेख, ठीक है, इनसे पता चलता है कि हुणों से इनका क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। उदयगिरी की गुफा लेख, तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। मानसेहरा जो अभिलेख है ये अशोक से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों में क्या मिलता है, गुप्त काल की जानकारी मिलती है। यहाँ गुप्त काल की जानकारी नहीं मिलती, कहाँ, गुप्त वंश की जानकारी यहाँ से नहीं मिलती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांच का संबंध किस गुप्तकालीन शासक से स्थापित किया जाता है। तो कांच नामक जो शासक है ये सिक्कों पर बताया गया है, एक शासक को सिक्कों पर ये नाम का प्रयोग किया गया है, और उस शासक को लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया है। लिच्छवी दौहित्र, बताते हैं वो शासक कौन है, वो शासक हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त वो शासक है जिन्हें कांच नाम से भी संबोधित किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न लिखा है कि फाहियान के विवरण के अनुसार कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। अब जब फाहियान आते हैं, फाहियान का आगमन समय याद रखिएगा 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहेंगे, और इस दौरान जो है गुप्त कुल के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल चल रहा होगा। और जो भी विवरण है वो फोकोकी से मिलती है, जिसे द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम भी कहा जाता है। इसमें ये बताते हैं कि जो सामान्य लोग होते हैं वो अपने दैनिक लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। सोने चांदी के सिक्के तो प्रचलित थे, लेकिन यहाँ पर कौड़ियों का भी प्रयोग किया जाता था, ऐसा बोलते कौन है, फाहियान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में वैश्यों द्वारा कृषि कार्य क्यों स्वीकार किया गया। मतलब जो व्यापारी थे उन्होंने कृषि कार्य को क्यों अपनाया। तो आप क्या देखते हैं कि लगातार इस क्षेत्र से हुणों का आक्रमण होने लगा, तो ये जो व्यापारिक मार्ग था ये भारत में बाधित हो गया। तो इस क्षेत्र के जितने भी व्यापारी थे जो व्यापार से अपना गुजारा करते थे, उन्हें अपना व्यवसाय चेंज करना पड़ा, और उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया, कृषि। तो यहाँ पर व्यापार एवं वाणिज्य के पतन के कारण, यही इसका आंसर होगा, यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है क्या, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, बिल्कुल सही। दैवीय अधिकार का मतलब यह है राजत्व का दैवीय सिद्धांत गुप्त काल से चालू होता है, बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन केंद्रीकृत था, नहीं, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो चुकी थी, विकेंद्रीकृत थी।
तो सेकंड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उन्होंने भूमिदान परंपरा को विस्तारित किया, तो ये भी सही है, भूमिदान की परंपरा को और आगे बढ़ाया। भूमिदान जो परंपरा है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो सातवाहनों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसको आगे बढ़ाने का काम जो है गुप्त शासकों ने किया। तो यहाँ पर 1 और 3 क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, सेकंड क्या है, गलत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। गुप्त काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति व्यापार वाणिज्य में गिरावट का संकेत देती है, ये सही है बिल्कुल। दूसरा, गुप्त काल में जिस क्षेत्र से होकर सेना जाती थी वहां के लोग उसे एक प्रकार का क्या देते थे, कर देते थे, जिसे सेना भक्त कहा जाता था या सेवा भक्त भी बोलते थे, ये भी सही है। क्योंकि जिस क्षेत्र से जाते थे वहां, अब जिस क्षेत्र से राजा अपने सैनिकों को लेके जा रहे हैं वो क्षेत्र अगर गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आता था, वहां के लोग जो है सैनिकों की सेवा करते थे, उन्हें खाना पानी और कुछ मात्रा में अनाज भी देते थे। तो यही है सेवा भक्त का। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सत्य है, दोनों के दोनों ही सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 10 शासकों को पराजित किया। जी नहीं, 10 नहीं, 9 शासकों को पराजित किया। मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। फिर अगला देखिएगा, समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त कर उन्हें स्वतंत्र किया था और उन्हें फिर राजा बनाया, बिल्कुल सही। अधिकार भी कर लिया, फिर स्वतंत्र किया, फिर राजा बना दिया, तो सेकंड वाला सही है। तो यहां पर क्या है, सही कथन केवल सेकंड। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। सही नहीं है, और यहाँ पर जो युग्म दिख रहे हैं ये जो वंश है, किस वंश से संबंधित है, पल्लव वंश के शासकों से संबंधित है। तो यहाँ पर महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा चालू किया गया। जी हाँ, इसे मंडप शैली भी बोलते हैं। मामल्य शैली नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसमें रथ मंदिरों का निर्माण किया गया, ये भी सही है। फिर राशि शैली, इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर नंदी वर्मन नामक एक शासक थे जिन्होंने नंदी वर्मन शैली का निर्माण किया था, और ये शैली जो है बिल्कुल अलग है, तो ये शैली यहाँ पर नहीं आएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर राजा आदि द्वारा द्वारपालों का कार्य किया गया था। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक होते हैं दंती दुर्ग, उन्होंने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, और उन्होंने आग्रह किया था प्रतिहार शासकों से कि इस यज्ञ की सुरक्षा का दायित्व आप ले लीजिए। तो इन राजाओं ने, प्रतिहार राजाओं ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी हिरण्यगर्भ यज्ञ को सुरक्षित या सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने, मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजाउद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ था। अब शुजाउद्दौला जो है अवध के शासक हैं। कहाँ के शासक है, अवध के शासक हैं। अब यहाँ पर होने वाला पानीपत का युद्ध है हरियाणा में, तो शुजाउद्दौला ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो किसकी मदद कर रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली की। क्योंकि इस समय तक मराठा जो है पूरे उत्तर भारत में उत्पात मचा चुके थे, और वो चाहते थे कि ये पूरा उत्तर भारत में इनका अधिकार हो जाए। तो अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे शुजाउद्दौला मराठों से, इसलिए उन्होंने किसकी मदद की, तो अहमद शाह अब्दाली की मदद की। धार्मिक विचारों से बिल्कुल नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया था। देखते हैं अगला प्रश्न, दिए गए संकेत की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में सजाएं। ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि आप अगर देखते हैं तो ये होता है 1665 में। फिर अब देखो, पुरंदर की संधि जो है 2 बार होता है, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पुरंदर की संधि 2 बार होती है। तो एक संधि जो होती है पुरंदर की संधि वो 1776 में होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम और लिखे हुए हैं वो शिवाजी से संबंधित है, इसलिए ये पेशवा काल वाला जो समय है मैं इसको हटा दूंगा। सूरत की लूट जो होती है 1664 में होता है। तोरण अभियान जो होता है 1643 में होता है। इसके अलावा जो है शाइस्ता खां की लूट, ये जो है 1663 में होता है। तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब लास्ट में देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा, सबसे पहले ये हुआ, फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये, मतलब 4321 कहीं दिख रहा है क्या, पहले में ही दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तोरण अभियान हुआ, फिर शाइस्ता खां का दमन किया गया, फिर सूरत विद्रोह हुआ, फिर सूरत की लूट हुई, फिर पुरंदर की संधि जहां जयसिंह से हार जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, कि निम्न सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ डेट लिखे गए हैं और सूची 2 में क्या है, कुछ कार्यक्रम लिखे गए हैं।
दिसंबर 1903 बंगाल विभाजन के प्रस्ताव, लोगों को जानकारी। बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, बंगाल विभाजन करेंगे आगे चलकर, ऐसा कर्जन के द्वारा घोषणा किया जा चुका था, आगे जाके इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ बंगाल विभाजन की जानकारी मिल चुकी है। तो पहले का 4 होना चाहिए, तो 4 कहाँ दिख रहा है, तो 2 में तो नहीं दिख रहा है, फर्स्ट 2 जगह दिख रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं जुलाई 2005 में क्या किया जाता है, निर्णय की घोषणा की जाती है। क्या किया जाता है, घोषणा कर दी जाती है कि हम क्या करेंगे हैं, बंगाल का विभाजन करने वाले हैं शीघ्र ही। फिर क्या होगा, बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार प्रस्ताव अगस्त में। और अक्टूबर में क्या हो जाएगा, विभाजन संपन्न हो जाएगा। तो मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा सी 4312, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्या लिखा हुआ है, एक तरफ डेट लिखा हुआ है और एक तरफ कुछ घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो 1527 में होता है खानवा का युद्ध, जो बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। बाबर वर्सेस कौन, राणा सांगा। तो राणा सांगा यहाँ पर क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान जो है बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया जाएगा, गाजी की उपाधि धारण की जाएगी। 1556 में अकबर का क्या होता है, राज्यरोहण होता है ना। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को क्या बनाया जाता है, बादशाह बनाया जाता है। फिर 1579 यहाँ मजहर घोषणा पत्र, ये एक धार्मिक घोषणा पत्र था। जब पढ़ते हैं क्लास में तो इसके बारे में वहां पर डील करते हैं। फिर बनारस फरमान जो है औरंगजेब के द्वारा सामूगढ़ के युद्ध के बाद लिया जाता है, जिससे ये स्वयं को क्या बोल लेते हैं, मुगल काल का या मुगल साम्राज्य का बादशाह घोषित करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट का 3 चाहिए, फर्स्ट में 3 कहाँ मिल रहा है, यहीं पर मिल रहा है और कहीं नहीं है। तो इस प्रकार जो है इसका भी आपको परफेक्ट आंसर मिल गया है। देखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिले, 3 से 4 ऐसे ऑप्शन हो जो आप क्या कर पाए, कुछ को गलत कुछ को सही कर पाए। इससे क्या होगा कि आप इतिहास को बहुत अच्छे से, वन लाइनर तो बहुत अब ये है कि पूछा भी जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता, लेकिन अगर प्रश्नों को टफ करना होता है तो कूट में दिया जाता है। तो कोशिश करिएगा ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने की, जिससे क्या होगा, आपका ओवरऑल नॉलेज अच्छा हो जाएगा इतिहास को लेकर। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ नॉलेज मिला होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।